तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स का रिवीजन एंड फार्मूलाज का रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और फार्मूलाज देखेंगे। एटम्स का देखेंगे, न्यूक्लियर का बाद में करेंगे। ठीक है, तो एटम्स की कई थ्योरी सामने आई थी, रुदरफोर्ड, उससे पहले भी एक थी, बाद में बोर की थ्योरी देखी, जिसमें बेसिकली रुदरफोर्ड का तो छोटा सा दिया हुआ क्योंकि इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हो रहे थे, लिमिटेशंस हो रही थी। तो बोर्स में हम लोग ने ज़्यादा स्टडीज़ की। बोर में भी जो जिसके एक एलिमेंट वाले जो थे एटम्स, उसी पर, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, इसी पर ही ये थ्योरीज एप्लीकेबल है, बाकी पर है भी नहीं। ठीक है, तो खैर रुदरफोर्ड का हम लोग ने देख लिया था कि किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे और एक्सपेरिमेंट किया गया था। बाद में पता चला था कि बीच में कुछ कुछ है, तो बीच में कुछ है, वो क्या था, न्यूक्लियस था, जो कि अल्फ़ा के पार्टिकल वापस आए जा रहे थे, क्लोजर डिस्टेंस से वापस आए, बाकी इधर उधर डाइवर्ट हुए जा रहे थे। चैप्टर में सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो उस तरीके से पूरा चैप्टर तो समझाने नहीं लगेंगे हम। डेफिनेटली फार्मूलाज से ही हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो रुदरफोर्ड ने बताया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है किसी के फॉर्मूले के, उसके एटॉमिक नंबर पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है उसका साइज क्या है। ठीक है ना। So size of the nucleus, the smallest distance of approach of alpha particle near heavy nucleus is a measured size of nucleus. Distance nearest approach, जो नियरेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है, वही साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें कहा गया है। जिसमें देखो 1/4π दैट इज K2Z एटॉमिक नंबर है, ई स्क्वायर अपॉन ई इज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट करने गया। ठीक है, उसके बाद तो ये इसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस थी, जो शॉर्ट कमिंग्स में लिखा गया लिमिटेशन थी। तो इसमें यही बताया गया है कि रुदरफोर्ड ने बताया कि एक्सेलरेशन होता है। जब एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करेगा तो डेफिनेटली वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो अंदर न्यूक्लियस में आके टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और भी स्पेक्ट्रम, जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे मिल रही है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे मिल रही है, अगर एनर्जी क्या क्या हो रही, लॉस हो रही है, एक्सेलरेशन में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो ये बोर एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चला, क्या पता चला, कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा। अगर आप इसे एक्साइट करोगे तो आगे ऑर्बिट में बढ़ जाएगा, जंप मार जाएगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो वापस अपने नियर डाउन वाले या नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करके नीचे आ जाएगा। तो एक्साइटमेंट में क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऑर्बिट में जंप करेगा, और एनर्जी जब रेडिएट करेगा, रेडिएट एमिट करेगा, तो वापस नीचे आ जाएगा, नीचे ऑर्बिट में जंप मार के आ जाएगा। उसी के हम लोगों को स्टडीज करनी है। तो बोर एटॉमिक मॉडल ये बताए लॉ ऑफ स्टेशनरी स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। तो वो जो चक्कर काट रहे हैं वो कैसे स्टेबल है, वो है उनके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू ई, जेड एटॉमिक नंबर है उस एटम का, अपॉन r², r इज द रेडियस। तो यहाँ से एक आर रिड्यूस करके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो mv²/r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके फोर्स के बराबर हो, मतलब कूलम लॉ से बराबर करा है ना। देखो नेसेसरी कंट्रीब्यूटिव फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिला उसे, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम लॉ लग रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो चक्कर लगा रहा है। So where Z is the charge on nucleus, that is atomic number, and m is the mass of the electron, m is the mass of the electron, v is the speed of circular path of radius, circular path of radius। ठीक है, और क्या बताया था, क्वांटम कंडीशन बताई कि एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो h/2π के मल्टीपल होगा, है ना। जो एंगुलर, एम वी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो
एन और एच थोड़ा अलग अलग लिखे अपॉन 2 पाई। तो ये देखो एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये एम वी आर सी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इसके हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा अगर एच अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से बढ़ेगा कि एन 1 से 1.5 नहीं होगा, एन 1 से 2 हो जाएगा, एन 1 से 3 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर बढ़ रहा है किसी भी वजह से, मतलब ऑफकोर्स हमने इलेक्ट्रॉन का एक्साइट किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो फिर कॉपी लो, पेज लो, तो देखो होता क्या, मालूम कैसे घूमता है वो, ऐसे ऐसे सर्कुलर दिखाते, सर्कुलर नहीं घूम रहा होता है वो, वेवलेंथ इस तरीके से ऐसे घूम रही, एक वेवलेंथ पूरा हुआ, एक पूरा हुआ, 2 3 है ना, कुछ इस तरीके 4 5 6, पूरा 6 ऐसे, मतलब एक रफली मैंने बता दिया, ऐसे 6 आधा नहीं हो जाएगा। इतना बड़ा सर्कल बनाने के लिए, इतना सर्कल बनाने के लिए पूरा का पूरा मल्टीपल पूरा लेगा वो, पूरा इंटीग्रल मल्टीपल लेगा। अब इससे बड़ा सर्कल बनाना है, अब बड़े में 6 आ रहा है, इससे बड़ा 6.5 भी हो सकता है, ये पूरे 6 वेवलेंथ हो रहे हैं, 6.5 भी हो सकता है, लेकिन 6.5 में नहीं करेगा वो, उतना बड़ा फिर बनाएगा कि वो पूरे चक्कर वेवलेंथ कितने हो जाए, 7 ही हो जाए, है ना। अगर माना कि ये माना कि इतना बड़ा सर्कल है, ऑर्बिट है, अगर उसे ये ऑर्बिट में जाना है, मतलब यहाँ पर चक्कर लगाना है इतने डिस्टेंस में, तो यहाँ पर तभी होगा जब इसके चक्कर से 7 हो जाए या 8 हो जाए, 9 हो जाए, 6.5 में आके रुकेगा तो इतना में जाएगा ही नहीं भाई। हमने समझो ऐसे करके ये बनाया है, ऐसे कुछ रखा, एक सर्कल ऐसा बना, ठीक है ना। अब तुमने थोड़ा बड़ा, ऐसे बड़ा सर्कल बनाना है, फिर तुमने उसमें रखना स्टार्ट किया प्रॉपर गैप से, पता चले यहाँ पर आ ही नहीं पा रहा ये लो, है ना, तो ये इतने में नहीं बन पाएगा, वो उतना ही बड़ा स्पेस लेगा जितने भी तुम्हारे जितने भी कोटी हैं, ये जो बॉल्स हैं वो बैठ जाए, वो पूरे बैठ जाए, है ना। यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से, कि जैसे इस तरह तुमने एक डेकोरेट किया है ना, डेकोरेशन करते हैं, ऐसा डेकोरेशन किया, तो 3 और कितने हो रहे हैं, 5 3 8 ये आपने सर्कल बनाए। अब तुम्हें 10 सर्कल का बनाए, 9 सर्कल का बनाना है, अगर 9 का बनाएंगे तो पर्टिकुलर एक सर्कल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना, पर्टिकुलर सर्कल बने, तो ये 9 बनने के बाद एक पर्टिकुलर इसकी एक रेडियस बढ़ जाएगा। अब तुम बोलो ये 9 भी हो जाए और ये सर्कल इतना बड़ा ना हो कि इतना बड़ा बन जाए, नहीं पॉसिबल है, वो ओवरलैप हो जाएगा फिर तो, ये जो सर्कल एक दूसरे पर, सर्कल का साइज फिक्स है, ओवरलैप हो जाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा। फिर अगर तुम्हें इसको ज़्यादा सर्कल बनाने तो अपने आप में एक पर्टिकुलर साइज अलग बन जाएगा सर्कल। 20 सर्कल का एक गोला बना, इतना ही बड़ा साइज का सर्कल, अगर 20 सर्कल का एक डिज़ाइन बनानी है तो अपने आप में सर्कल बढ़ जाएगा, ओवरऑल साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर तुम्हें 20 सर्कल बनाने हैं तो अपने आप बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट आती जाएगी। तो वेवलेंथ में भी यही है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट आती जाएगी मल्टीपल इंटीग्रल में, डेसिमल में नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 8 बन रहे हैं तो 9 के लिए फिर इतना ही बनाना पड़ेगा, इतना ही ऑर्बिट होगी फिर, अगर 9 इसमें आ रहा है। आप ये सोचो 9 के लिए इसमें आ जाए, यहाँ पर आ जाए, नहीं पॉसिबल है इतने बड़े सर्कल। तो वो कौन सा समझे क्या कहना चाह रहे हैं, ये है कि वो अपनी वो पूरी वेवलेंथ पूरा करेगा। अब वेवलेंथ इसकी बढ़ गई तो फिर उतनी बड़ी हुई का उतना बड़ा सर्कल बन जाएगा, उतनी बड़ी ऑर्बिट बन जाएगी, उतना बड़ा रेडियस कवर करेगा वो, आधा या डेसिमल में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं समझे। इसका साइज तो छोटा कर, नहीं वही तो कह रहे हैं, नहीं ठीक है ना, वही हम आपको कह रहे हैं। जिस तरह हमने कहा ना कि सर्कल्स हैं, तुम्हें इतने ही बड़े सर्कल का वो बनाना है। तो ये थी कहानी। तो एंगुलर मोमेंटम से एन यानी एच अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो एम वी आर उतना ही निकलेगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फिर देखो वेयर एन इन इंटीजर एंड एच ए प्लैंक व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट, तो इसी ने बताया, किसने, बोर ने, कि स्टेशनरी स्टेट पर होते, एक्सेलरेशन मोड पे नहीं होते,
इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं, वो कौन से स्टेशनरी, मतलब कि वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे। अगर तुमने एनर्जी दी तो एक्सेलरेट तेज तेज नहीं भागने लगेंगे। अगर तुमने एनर्जी दी आगे ऊपर जंप मार के दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे, हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। तेज तेज मतलब वो नहीं कि आपका एक्सेलरेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है ना, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। टू अदर इट absorb और emit द एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में जितनी एनर्जी थी, फाइनल में कितनी थी, उसी का जो डिफरेंस है वो h इंटू एफ के बराबर होता है, या h इंटू सी बाई वी। फ्रिक्वेंसी को फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, सी मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एफ का क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा, सही है। तो जहाँ एफ है वहाँ सी बाई लैम्डा तुम डाल सकते हो, जहाँ जहाँ सी दिख रहा है वहाँ पे एफ इंटू लैम्डा डाल सकते हो, जहाँ जहाँ पे लैम्डा दिख रहा है वहाँ पे सी बाई एफ डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है फाइनल और माइनस इनिशियल, वही वो किसके बराबर होता है, एच इंटू एफ के बराबर होता है। एनर्जी इनिशियल स्टेट में कितनी थी, फाइनल स्टेट में कितनी थी, उसका जो डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल आएगी, एच को नीचे डिवाइड में मार दो तो ई आई माइनस ई एफ बाई एच, तो ये आ जाएगी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है ना, या सी बाई लैम्डा का फॉर्मूला। तो वहाँ पे सी भेज दोगे, लैम्डा इधर लिया होगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूले को तुम फॉर्म चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। भैया ध्यान में रखना, सी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। नेक्स्ट रेडाई ऑफ बोर ऑर्बिट, एलिमिनेटिंग वी फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस। भाई यही बताया था रेडियस का, तुम यहाँ से भी रेडियस निकाल सकते हो, फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो रेडियस, है ना। तो जब हम लोग को रेडियस निकालना है ऑर्बिट का, कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ई नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो रेडियस, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, पाई एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जेड एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन के नंबर है, ई स्क्वायर, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ई नॉट एच एन मतलब ऑर्बिट डालना पड़ेगा, पाई एम एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि फाइनल फार्मूला जो रेडियस का आ जाएगा, अगर कांस्टेंट वैल्यू को रखोगे तो ये आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एस्ट्रॉन्ग है, याद रखना क्या है, एस्ट्रॉन्ग, एस्ट्रॉन्ग दैट इज अगर मीटर बदलना है तो इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर रेडियस 0. यानी एन जिस ऑर्बिट के लिए तुम्हें निकालना है रेडियस वो डाल दो, 3 ऑर्बिट में निकालना है 3 डाल दिया, जेड एटॉमिक नंबर डाल दिया उस एटम का, तो आंसर आता जाएगा, रेडियस आता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एच एटम की बात करें तो एन ए जेड तो 1 ही होता है, जेड क्या होता है, जेड होता है ना, 1 ही होता है ना एटम, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के। और तो जेड में 1 डाल देंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा, रेडियस ऑफ दी हाइड्रोजन 0.53 एन स्क्वायर, नीचे Z1 डाला है ना, तो एस्ट्रॉम की वैल्यू आ जाएगी। एन मतलब अब जो भी तुम ऑर्बिट डालोगे, हाइड्रोजन जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो डालोगे तो रेडियस आ जाएगी उस ऑर्बिट की। तो हमें पता चल रहा है कि एन स्क्वायर का और रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट का डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी रेडियस बढ़ता जाएगा। अरे भाई ये रेडियस छोटा है 1 वाले ऑर्बिट में, सेकेंड वाले ऑर्बिट में और बड़ा रेडियस हो जाएगा, एन डालेंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा, थर्ड वाले ऑर्बिट में और बड़ा रेडियस हो जाएगा, एन में 3 डालोगे रेडियस की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जा सकता है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अब हाफ एम वी स्क्वायर, अब यहाँ से देखो हमने इक्वेट किया, देखो ये वाली यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ से निकाला है ना, एम वी स्क्वायर है डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आर को उधर भेज देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2 को हमने हाफ यहाँ लगाया, हाफ यहाँ लगा दिया, तभी तो बनेगा एम वी स्क्वायर बाई 2,
ये एम वी स्क्वायर बाई टू कैसे बनेंगे, जब डिवाइड बाई टू इधर करो, डिवाइड बाई टू इधर भी करो, दोनों साइड करना पड़ जाएगा ना। क्यों कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर बन जाए, आर को वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर जगह के ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, के ही। तो यहाँ पे डिवाइड बाई टू हो जाएंगे, देखो वही आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर टू टू दोनों जगह डिवाइड मारा, इसी को चेंज किया ना हमने, इसी वाले को आर को उधर भेजा, और यहाँ पे डिवाइड बाई टू, यहाँ पे डिवाइड बाई टू लगा दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर यही चेंज होकर फॉर्मूला आ गया 1/4 जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। आपको डाउट है क्या, डाउट पूछ लिया करो। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या ये ओके। 1/4 जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उसको साइन आप माइनस में दिखा दो पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, नेगेटिव में। तो 1/4 जेड ई का स्क्वायर 4 अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बस माइनस से निकाल, टू नहीं है इसमें, एनर्जी आधी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ओके। तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देना, काइनेटिक एनर्जी ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बात अलग है, तो बात अलग। काफ़ी सारी चीज़ें जो भी है रिड्यूस होकर कॉमन बाहर निकलेगा और मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के 1/4 डेरिवेशन नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन ये समझाने के लिए बता ही सकते हैं ना कि दोनों को प्लस करो, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, 1/4 को बाहर और जेड स्क्वायर बाहर निकालो, अंदर जो बचेगा सिंप्लीफाई कर देना। तो ये बात थी। तो अब यही थे ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थे, ठीक है, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th वी गेट ई इज इक्वल टू -z2। अब देखो इक्वेशन 4 कौन सी है, फिर इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 4 रेडियस, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर रेडियस तो है ना कहीं तो आर है कि नहीं, है ना। तो अगर ये टोटल एनर्जी में हम आर की वैल्यू डाल दें, तो टोटल एनर्जी में क्या डाल दें, आर की वैल्यू, ये आर है, ठीक है, आर की अगर वैल्यू डाल दें, आर की वैल्यू क्या है, ये आर की वैल्यू है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और कुछ वैल्यूज मालूम पता चलेंगी। भाई आर को हम हटाए दें, आर की जगह आर की वैल्यू डाले दें, आर का फॉर्मूला डाले दें, जो टोटल एनर्जी में जो आर तुम्हें दिख रहा है इसकी जगह क्या डाल रहे हैं हम, आर की ये वाला फॉर्मूला। तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म मिल जाएगा, देखो आर का टर्म चला गया, है ना, डायरेक्ट मिल गया हमें ये फॉर्मूला, -z² RHC अपॉन n², ठीक है ना। भाई मिल क्या रहा था, ये मिल रहा था -z² me⁴ अपॉन 8πε0² CH³ n²। अब हमें n किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसको भी सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमें एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी चाहिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हो, ठीक है। वेयर, अब देखो सर यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ इतनी छोटी कैसे हो गई, सर यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसके बाद ही ये स्टेप आया ना। तो क्या चीज़ बदली, किसी का फॉर्म या कुछ बदला, तो हमने एक्चुअली me⁴ 8π8ε0 का स्क्वायर CH⁵, ये वाले को हमने एक r के कांस्टेंट में दिखा दे, दिस इज r, किसको किसको, me⁴, इसी में फॉर्मूले में me⁴ 8ε0 का स्क्वायर CH³ की जगह हमने क्या लिख दिया, आर लिख, कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है। देखो me⁴, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, me⁴ अपॉन 8πε0 का CH³, ठीक है। ये आर की वैल्यू है, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट
ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू वो 1.0 97 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, नॉट मीटर, पर मीटर इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर जहाँ पर हाइड्रोजन एटम है दैट इज Z इज इक्वल टू 1 वैल्यू है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, यानी Z की जगह 1 डाला, R की जगह रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू डाला, Hb प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डाला, T की वैल्यू डाला, अपॉन n² वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो यानी कि किसी हाइड्रोजन, अब देखो ये सिंप्लीफाई करके ये मिल गई वैल्यू, माइनस का 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। किसमें मिल गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला है, यहाँ तक जूल में था, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना, क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी की वैल्यू है -13 अपॉन n। अब n में जो भी ऑर्बिट डालोगे, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती जाएगी। लेकिन किसके लिए फॉर्मूला है ये? एटम के लिए, क्योंकि Z की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये कोई भी एटम के लिए Z के Z डालो, n के n डालो और आंसर निकालो, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि जो एनर्जी है किसी ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितनी होती है? Z², ये देखो RSC अपॉन n का स्क्वायर। अगर इनिशियल पे तो Ni, अगर फाइनल में है तो NF, है ना भाई। यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट है, यहाँ पे 10वां ऑर्बिट है, जो भी है उस हिसाब से। तो कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे? ऊपर से नीचे आएगा, एमिटेड है ना, एमिटेड डेफिनेटली ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे में फाइनल वाले का n छोटा हो गया और इनिशियल वाले का n बड़ा हो गया, ठीक है ना। फाइनल वाले का n छोटा हो गया और इनिशियल वाले का n बड़ा हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे, एमिटेड की बात हो रही। एमिटेड मतलब होता है ऊपर से नीचे आ। और तो यही कर देना कि कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट की, भाई फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? अभी हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला था F इंटू एच, ये फॉर्मूला था H C/λ, F की जगह C/, F इंटू H इंटू F कर दो, ठीक है ना। तो अब दोनों की कितनी एनर्जी एमिट की, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। क्या कर देंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या कर दिया हमने? एनर्जी की जगह हमने एनर्जी का कौन सा लिखा? H इंटू F लिख दिया। क्या लिख दिया? H इंटू F इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। बात समझ में आई कि नहीं है? वही क्या, देखो F इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, EF अपॉन H। H को नीचे लेकर आ गए, ठीक है ना, H को नीचे लेकर आ गए। और यहाँ पर जब इसको और सिंप्लीफाई किया, एनर्जी का ये डालोगे, एनर्जी का ये डालोगे, तो Z² RC बाहर कॉमन आ जाएगा, Z² RC कॉमन आ जाएगा। तो Z² RC इन ब्रैकेट 1 अपॉन n² F माइनस 1 अपॉन n² I, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया एमिशन पर, एमिशन, ठीक है। तो फाइनल मतलब यहाँ एमिशन पे पहले छोटा माइनस बड़ा करना है। तो फाइनल छोटा है और इनिशियल n है ना, पक्का। फाइनल क्या है? छोटा है ना। 10वीं ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में आया, तो 10वां हो गया इनिशियल और तीसरा हो गया फाइनल। तो तीसरा छोटा होगा ना, n। तो छोटा माइनस बड़ा करना है, बस याद रखना n का जो भी दिया। तो जैसे तीसरे से 10वें में गया तो छोटा माइनस बड़ा करना, पहले n में छोटा लिखेंगे, दूसरे n में बड़ा लिखेंगे, याद रखना। ओके हो गया? समझ में आए? तो ये हमने फॉर्मूले को इसको फॉर्मुलेट किया।
अब यहाँ से फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी? एच क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से एक एच कट जाएगा तो एच भी है ना, यहाँ पर एच भी तो कॉमन बाहर आया था। हाँ ठीक है भाई, एच एफ इज इक्वल टू, ये था तुम्हारी कहानी, जेड स्क्वायर आर एच सी इन ब्रैकेट, क्या बच रहा है 1/n स्क्वायर फाइनल माइनस 1/n स्क्वायर इनिशियल, ये बच रहा था। यहाँ पर भी एच था, एच भी कॉमन बाहर आया ना, ये नीचे डिवाइड एच एच कट जाएगा तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्या है? ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन पर जितनी एनर्जी जो ऑर्बिट में घूम रहा है। बात समझो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लेना है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है उस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में घूम रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशन जो एनर्जी ड्रॉप की उसने, भाई हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आया, तो हायर टू लोअर में क्या होता है? एनर्जी ड्रॉप होती है। तो एनर्जी जो ड्रॉप हुई उससे जो रेडिएशन निकला, एनर्जी निकली ना, एनर्जी निकलना मतलब क्या? रेडिएशन निकलना। तो जो रेडिएशन निकला उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो ये फॉर्मूला हमारा है। जो एनर्जी उसने एमिट की, जो रेडिएशन किया उसने, एमिट किया रेडिएशन, क्यों एमिट किया रेडिएशन बताओ? हायर से लोअर में आए। भाई उसने एनर्जी छोड़ी तो हायर से लोअर में लुल होकर आ गए। कैसे आ गए? लुल होकर ढीला पड़ गया, मतलब एनर्जी छोड़ दी ना, एनर्जी चली गई तो नीचे आ गए भाई साहब। तो जो एनर्जी उसने छोड़ा, एमिट किया, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है ये फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये वाला। अब जेड में अगर 1 डाल दोगे फॉर हाइड्रोजन तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जेड में 1 का स्क्वायर 1, तो जस्ट बचेगा RC इन ब्रैकेट 1/n स्क्वायर फाइनल माइनस 1। बस जेड, ये फॉर्मूला याद रखो यार तुम। हाइड्रोजन के लिए जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1 डाल दो, डबल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। पर हाइड्रोजन के लिए जेड मतलब 1 रखना याद। तो एक ही फॉर्मूला रखो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये तो आप लोग कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके। अब है ये देखो स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो, जब एमिशन होता है, देखो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, और जब एनर्जी छोड़ेगा तो वो नीचे आ जाएंगे। तो एमिशन पे ज़्यादा है ये चीज़ें। अब देखो एमिशन पर हो रही है हाइड्रोजन एटम के एमिशन, तो लेमन सीरीज मतलब अलग अलग नाम से सीरीज बनी हुई है कि यार अगर 1 पर आ रहा है ऊपर से, कहाँ पर आ रहा है? 1 फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेमन सीरीज बोलेंगे। किसी भी ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहा है? पहली ऑर्बिट से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो पहली ऑर्बिट है, समझो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से हर कहीं से भी आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन आ किस पर रहा है? ग्राउंड पर। हाँ, ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना। इसका डायग्राम ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऊपर से पहले ऑर्बिट में आके रुक रहा है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे लेमन सीरीज। ठीक है ना। और इसमें जो एमिशन होगा, यानी पहली ऑर्बिट में आके गिरेगा, इसमें जो एमिशन होगा वो एमिशन, वो जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन, वो जो रेडिएशन उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेंज रहेगी वो अल्ट्रा वायलेट रहेगी। क्या होगी? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है ना। कौन सा एमिशन करेगा, कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा? अल्ट्रा वायलेट रेंज में जो आते हैं वो जो रे निकलेंगे अल्ट्रा वायलेट निकलेंगे। इसी तरह अब आउटर ऑर्बिट से या बाहरी ऑर्बिट से सेकंड में आके गिर रहा है। कितना, कौन सा ऑर्बिट में? सेकंड में आके गिर रहा है, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट के लिए लेमर, सेकंड में, तीसरे से पहले में, दूसरे में आ रहा है, पांचवें से दूसरे में आ रहा है, आठवें से दूसरे में आ रहा है, मतलब एक समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मतलब इसका जो फाइनल है लेमन का, वो फाइनल क्या हो जाएगा? ऑर्बिट 1 हो जाएगी, लेकिन इसकी फाइनल ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट में आके गिरेगा। तो उसको हम लोग में बाल्मर सीरीज, ये विजिबल होती है। ये सबसे पहले यही डिस्कवर हुई थी, क्योंकि ये विजिबल थी, क्योंकि ये
विजिबल थी, मतलब इसकी जो रेंज है वो विजिबल रेंज में आएगा। इसके बाद देखो पार्शियल सीरीज है, अगर तीसरे में आके रुक रहा है, ऊपरी ऑर्बिट से आके तीसरे में आके रुक रहा है, उसे बोलते हैं पार्शियल सीरीज। इसमें जो रेडिएशन होगा, जो एनर्जी एमिट होगी, वो इंफ्रारेड के रेंज में आएगा, आगे जितने भी सब इंफ्रारेड में आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह ब्रैकेट, तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो पहले में आके इलेक्ट्रॉन जंप करके आया तो वो लेमैन सीरीज है, ऊपर से दूसरे में आके रुक रहा है बेलमर सीरीज, तीसरे में आके रुक रहा है तो पार्शियल सीरीज, है ना। इस तरीके से सीरीज अलग अलग बनी हुई है। अगर हम एनर्जी की बात करें कि अगर पहले में आके, मतलब पहली नंबर पे पहली जो ऑर्बिट है उस पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें अगर उल्टा पकड़ना है कि यार ऊपर पहुंचाना है हमें, अगर हमें ऊपर पहुंचाने वाले एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो कितनी एनर्जी दे दें, तो इतना डिफरेंस अगर दे दें तो पहले से दूसरे में चला है, कितना डिफरेंस, 13.6 माइनस 3.4। भाई ये बताओ एनर्जी इसमें किसकी ज़्यादा, इसकी किसकी? सबसे ज़्यादा कौन सी है? 1.5 नहीं 13.6 माइनस में, माइनस छोटा होता है बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो ज़रा सा कि बहुत कम एनर्जी है वन में, जितना ऊपर भेजोगे एनर्जी तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर ऊपर ऑर्बिट में भेजना है, तुम्हें जंप कराना है, तो एनर्जी कम नहीं, एनर्जी बढ़ी है ये एक्चुअली में, 3 माइनस का है ना, माइनस 3.4 माइनस 3.6 से ज़्यादा है। तो कितने का डिफरेंस हुआ, लगभग 9 पॉइंट समथिंग। देख लेना कि उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम दोगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अब सेकेंड ऑर्बिट में ये मज़े मार रहे थे, थर्ड ऑर्बिट में भेजना है हमें, तो कितनी एनर्जी दे दें, इन दोनों का डिफरेंस वाली एनर्जी दे दो, जो भी डिफरेंस आ रहा है, माइनस अभी हटा दो, 3.4 माइनस दिस 1.5 समथिंग, 2.9 क्या आ रहा है देख लेना, ठीक है। तो उतनी एनर्जी अगर तुम दोगे तो वो सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में चला, एनर्जी देखो माइनस 1 पॉइंट एनर्जी बढ़ गई है एक्चुअली। अगर उल्टा देख रहे हैं, यहाँ पर थर्ड में कितना था, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। फिर लाओ यार, रेड पेन लाओ, ठीक है ना। तो पहले तो दूसरे में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, या फिर ऐसे कह लो, उसका उल्टा कह लो, दूसरे से पहले से आने में अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में आ रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, है ना। कितना आ रहा है, 9-10 कुछ आ रहा है, आप अगर माइनस करोगे तो 10 के आसपास कुछ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन दूसरे तीसरे में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसे तीसरे वो एनर्जी का वो कम होता जाएगा रेशियो। लेकिन दूसरे से पहले आने में बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है एनर्जी कम हो रही है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है। ये माइनस 3.4 ज़्यादा है इससे, माइनस 13.6 से। माइनस का नंबर छोटा मतलब बड़ा होना, माइनस का नंबर छोटा होना मतलब बड़ा होना। तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले ऑर्बिट में इतनी एनर्जी ज़्यादा है, इसमें कम है। नहीं, ये एनर्जी ज़्यादा है, जितना ऊपर है उतनी एनर्जी ज़्यादा। अगर तीसरे से पहले में आना है तो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 13.6 माइनस 1.5, तो 13.6 माइनस 1 12.1 समथिंग एनर्जी चाहिए। या एनर्जी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी उतना वो रेडिएट कर रहा है, या फिर 12.1 दे दो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले से तीसरे में चला जाएगा। तो नीचे से ऊपर आने वाला एमिट करना, ऊपर से नीचे आना मतलब एमिट रेडिएट करना, और नीचे से ऊपर मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यही है एच म्यू, मतलब एच एफ सिम्बॉल का थोड़ा ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी है एच एफ। तो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये हम लोग देख चुके हैं, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। तो वही बताया कि चेंज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी चेंज हुई। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको एनर्जी के फॉर्म में, भाई व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, H इंटू एफ मतलब एनर्जी है ना, तो एनर्जी लिख लो, या फिर H को उधर डिवाइड भेजकर
एच को वहाँ पे डिवाइड भेज के फ्रिक्वेंसी निकाल लो, तो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/r²2। यहाँ पे ये छोटा वाला रहेगा बड़ा वाला, तो इससे क्या आ जाएगा, कितनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब किया, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। जेड में वैल्यू डालो, डायरेक्ट आंसर, इनमें ऑर्बिट डालो, फाइनल और इनिशियल, छोटा वाला पहले छोटा है बाद में बड़ा, बस ये ध्यान रखो। तो क्या आ जाएगा, एनर्जी एमिशन आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला मार देना जो भी बताया, ये डाल देना फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू आर सी। ये फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी वाला, कि जो एनर्जी एमिट की उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है ना। लैम्डा निकालना है भाई, फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या डाला तुमने, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड लेके चलो जरा सा, क्योंकि जेड के बाद वाली कहानी वही है कि हाइड्रोजन है तो 1 डाल देंगे, जेड स्क्वायर आर सी अपॉन 1/n² माइनस, ये छोटा माइनस बड़ा, बस 1/n² फाइनल इनिशियल। अब देखो सर लैम्डा कैसे निकालें, सर लैम्डा देखो सी इधर नीचे आ जाएगा, F/C हो जाएगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सी से निकालो, सी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, C/F। तो यहाँ से C डिवाइड में आएगा तो F/C हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन लैम्डा किसके बराबर होता है, उसी का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे F की जगह 1/λ डाल देना भाई, F/C आएगा यहाँ, तो अब F/C मतलब लैम्डा नहीं हुआ, 1/λ हुआ, लैम्डा का रेसिप्रोकल भाई, यहाँ पे ऊपर रहती यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो यहाँ सी गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर आर, जेड देखो लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी रेडिएट हुई उसका लैम्डा कितना है, वो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/n² F माइनस 1/n² I। देखो यार कितने आसान तरीके से चीज़ों को किया है हमने, कितने आसान तरीके से भाई। चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है F, ये वाला डालो H इंटू एफ, एफ बोलो या फिर न्यू सिंबल दे दो, कोई भी सिंबल दे दो, बस ये इक्वल टू था, ये इसके इक्वल टू था, तो एच है यहाँ पर, इसमें एच अभी यहाँ पर ही है, फ्रिक्वेंसी का नहीं है, ये एनर्जी का है। जब एच को वहाँ भेजोगे, ये 13.6 में वो एच का, यहाँ वाले एच का ये हो चुका है सिंप्लीफिकेशन, 13.6 के अंदर है, यहाँ पे ये एच छुपे हुए थे, कॉमन निकाला, तो 1/λ का डायरेक्ट देखो फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ जेड क्यों नहीं, ये जेड स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो हाइड्रोजन में जेड पे 1 डालोगे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा। अब आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई ना। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग ने सारे फॉर्मूलेस को कर दिया। तो क्या करना है, इसके जो फॉर्मूलेस है उसको एक ही साइड में एक पेज में लिख लेना, कि इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ पर कहीं पर सी था, यहाँ पर सी कब रहेगा, जब फ्रिक्वेंसी से हम दिखा रहे हैं, अगर लैम्डा से दिखा रहे हो तो सी नीचे आ जाएगा, 1/λ बन जा रहा था वो, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरीके से अगर लेमैन सीरीज़ की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला अगर हमें लेमैन सीरीज़ में कोई इलेक्ट्रॉन है वो लेमैन सीरीज़ में लाई कर रहा है, मतलब कि पहले वाले ऑर्बिट में आकर रुक रहा है, ठीक है, या पहले ऑर्बिट से जंप करके इन्फिनाइट जा रहा है, तो आप फॉर्मूला डालोगे 1/λ। तो फॉर्मूला कंफ्यूज मत हो ना यार, वही मैं कह रहा था, सिर्फ 1/λ, अभी तो एफ इज इक्वल टू था, तो भाई एफ इज इक्वल टू था, अगर एफ इज इक्वल टू था तो वहां पर क्या था, एच था, फिर फॉर्मूला को यही तो निकाला है ना, सी से, एच सी से, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब आगे इधर सी लगा था, फिर ये देखो आर सी था, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, बार बार मैं कह रहा हूँ एफ इज इक्वल टू आर सी था है। अब इस अगर 1/λ है तो इसको 1/λ कर लेंगे, 1 अगर हमें लैम्डा से चाहिए, वेवलेंथ से चाहिए, तो एफ हटा दो, 1/λ कर देंगे, यहाँ से सी गायब करा दो, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आर आ जाएगा और बाकी कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये, अगर यहाँ सी है तो 1/λ के लिए फिर यहाँ से सी गायब कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/λ से फॉर्मूला गिवन है।
तो 1/λ इज इक्वल टू r। अब लेमैन सीरीज है तो 1 n में क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/n² बचेगा। फिर n के लिए इनिशियल के लिए चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो 5 इनफाइनाइट हो, कहीं से भी आकर गिर रहा है, ठीक है ना। तो n2 कुछ भी हो, n इनिशियल और कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेमैन में n1 या n फाइनल 1 ही रहेगा। इसी तरह बाल्मेर के लिए n फाइनल 2 रहेगा। इसी तरीके से पास्चन के लिए ब्रैकेट के लिए 4 रहेगा। तो ये सिंप्लीफाइड करके है, मतलब बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। व्हाट कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कम ये कंक्लूजन तो निकला कि भाई न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तभी नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डाइवर्ट हुआ जा रहा है और बीच वाला बिल्कुल वापस आया जा रहा है। तो एटम इज हॉलो, इज नॉट लाइक, इससे पहले किसने दिया था थ्योरी, वो डेल्टॉन की, तरबूज वाला है ना, वो ऐसा नहीं है, बीच बीच में प्रोटॉन ऐसा नहीं था। एटम इज हॉलो, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज सेंटर। देखो यार 1 2 3 3 बार पूछा गया है ना। मेन वही है ना, रुदरफोर्ड से हमें क्या मिला, बोर से हमें क्या मिला, बोर का ज़्यादा सिलेबस है हमें, क्योंकि रुदरफोर्ड में ज़्यादा लिमिटेशन थी, तो इसकी लिमिटेशन क्या में वही तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ड्रॉ लेबल डायग्राम इलस्ट्रेट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आइटम। यार कर देना यार ये डायग्राम, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल ये कर देना यार, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है गया, फिर स्कैटर्ड हुआ। डायग्राम बनाना है तो प्रॉपर उतना पिक्चराइजेशन मत करना, ठीक है, थोड़ा स्कैटर्ड हो गया। ये वाली कह रहा हूँ बैक में दिखा सकते, बीच में वापस आया था। मेंशन एनी वन पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। अब हाइड्रोजन आइटम का एक पूछ रहा है पोस्टुलेट, तो इसके 3-4 पोस्टुलेट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम, एक तो वाला बताया कि ऑर्बिट में क्या है, स्टेशनरी सर्कुलर मोशन करता है, नॉट इन एक्सेलरेशन मोशन, तो यही पोस्टुलेट था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और एन मल्टीपल वाला सबसे इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रॉन मतलब वो जब बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ी तो उस हिसाब से बढ़ेंगी कि सर्कल बढ़ेगा और वेवलेंथ पूरी हो, नॉट इन आधी ना हो। इसलिए मैं सर्कल वाला एग्जांपल बताया था कि ऐसे सर्कल रखा, अगर सर्कल बढ़ाना है तो उतना ही बड़ा बढ़ेगा सर्कल, फिर उस हिसाब से छोटे। तो वही है कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम रिवॉल्व्स only in those circular orbit in which angular momentum of electron is an integral multiple h/2 pi h/2 pi, that is angular momentum is equal to n into h/2 pi. The radius of first orbit of electron of hydrogen atom is this, अर्थ में दिया हुआ है in meter, what is radius of the second orbit, ठीक है। पहले ऑर्बिट का रेडियस में दिया हुआ है R2 निकालो, ठीक है, और सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है। चलो हमने रेडियस का फॉर्मूला पूरा डाल दिया, बड़ा सा डाल दिया। एन में हमें अब क्या डालना है, सेकेंड और 2 डालना है, ठीक है। अब एन का स्क्वायर है ओवरऑल, तो जो भी रहेगा इसकी, भाई पहले समझो 1 था तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एन स्क्वायर हो गया, मतलब 4 टाइम 2 हो गया, 4 टाइम बढ़ जाएगा इससे, ओवरऑल इससे कितना टाइम बढ़ जाएगा भाई। पहले यहाँ समझो 1 था, 1 का स्क्वायर 1 हटा दो 1, तो पहले ऑर्बिट की कितने आ गई थी, ये वैल्यू आ गई थी, पहले ऑर्बिट की दी हुई, समझो फर्स्ट ऑर्बिट की दी हुई है। अब सेकेंड ऑर्बिट की निकालना है, सेकेंड में फिर एन में 2 का स्क्वायर डालोगे, तो इसकी वैल्यू तो मिल ही चुकी ना हमें, क्योंकि पहली बार में एन 1 था, पहली ऑर्बिट थी, 1 का स्क्वायर में कोई रोल ही नहीं हुआ मल्टीप्लाई में, यानी जो भी वैल्यू ये है वो सिर्फ इसकी इतनी थी। अब फिर फॉर्मूला डाला, एन में क्या डालोगे 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ओवरऑल इसकी 4 टाइम बढ़ जाएगा दादा। तो ये लॉजिक, तो कितना अच्छा लॉजिक लगाया यार। अब परेशान हो जाते कि इसकी ये है, दूसरे की ये, इसकी कहाँ से निकालें हम वैल्यू, तो वो एक्चुअली पहले ऑर्बिट का यही वैल्यू है, ये पहले ऑर्बिट की वैल्यू है कितनी। अब यहाँ पे एन क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि एन तो 1 ही है, यानी ये जो वैल्यू है वो सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से, अगर फॉर्मूले का देखें, फॉर्मूला मैथ देखें हम, तो इतनी मैथमेटिक्स की है इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले ऑर्बिट की थी और पहले ऑर्बिट में एन मतलब 1 का स्क्वायर 1, यानी पहले ऑर्बिट की ओवरऑल वैल्यू इतनी थी, ठीक है। अब इसमें इसको हमने मार्क कर लिया, अब हमें निकालनी सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड में क्या होने वाला है, एन 2 का स्क्वायर 4, यानी इससे पहले ऑर्बिट से 4 टाइम ज़्यादा होने वाली है, तो 5.3 का इंटू 4 कर देंगे, बस ये कर देंगे, ठीक है ना। रेडियस एनर्जी हम बोल रहे थे बीच बीच में,
तो रेडियस, ओके। अगर हम एनर्जी बोल रहे तो मेरी गलती है क्योंकि टंग स्लिप हो गई। तो ये रेडियस की बातें हो गई, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस, व्हाट विल बी द एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। भाई तुम्हें क्या करना है मालूम है भाई, पहली ऑर्बिट की एनर्जी दी गई, अगर एनर्जी का फॉर्मूला लगाए पहली ऑर्बिट का, अगर एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, यानी यहां पर n स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का भी हटा दो, है ना, 1 का रोल ही नहीं है पूरा इसमें, यानी जो भी तुम्हें दिया पहली ऑर्बिट की एनर्जी वो ऊपर ही ऊपर का आंसर दिया हुआ है ना। अब हमें सेकंड का निकालना है, सेकंड में 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 से कम हो जाएगी, इस हिसाब से आ जाएगा। ये देखो थर्ड ऑर्बिट निकालना है ना, ठीक है, यानी पहले ऑर्बिट की ऊपर ऊपर दे दिया 27/2। तो थोड़ा मैथमेटिक्स समझ रहे हो भाई। E1 डाला है यहाँ पे, E1 का फॉर्मूला क्या आएगा, Z² RHC अपॉन n स्क्वायर। भाई ये अब 27.2 जो दिया हुआ है माइनस में, ये पहले ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो पहले ऑर्बिट में 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कुल मिला के Z² RHC की मैथमेटिक्स में ये दी हुई है, ये पहले ऑर्बिट की इतनी दी है, और मैथमेटिकली Z² RHC की वैल्यू है ये। अब थर्ड ऑर्बिट निकालना है, थर्ड में n में 3 का स्क्वायर, बस 3 का स्क्वायर कर डिवाइड, क्योंकि वो एक्चुअली ऊपर की वैल्यू दी हुई थी, है ना। तो 27 डिवाइड 9 यानी माइनस का 3.02 थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू एनर्जी जाके तुम्हारी बढ़ गई है एक्चुअली। अब यहाँ पे बढ़ गई मतलब बोलो सर 9 से डिवाइड किया है तो घटनी चाहिए भाई, ये माइनस में ना, ओवरऑल क्या है माइनस में ना, न्यूमेरिकली घट रही है अगर माइनस हटा दें, लेकिन लॉजिकली तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए सर, माइनस आ गया, देखो ना वैल्यू पलट गई न्यूमेरिकली। अगर यहाँ पे देखिए ये 27 है, ये 3, आप बोलो सर एनर्जी घट गई है, तीसरे ऑर्बिट सर घट कैसे सकती है, ओवरऑल चीज़ें किस में चल रही है, माइनस में, तो वो बढ़ रही है, तीसरे ऑर्बिट में बढ़नी ही है, फर्स्ट से तीसरे में आने बढ़ेगी, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी तभी ऊपर जा पाएगा वो। तो कितनी मज़ा आ रही है हमें, एक एक चीज़ मतलब खोद के निकाल दिया, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फाड़ दिया बिल्कुल, कि अंदर घुस के सब चीज़ निकाल दी, रटा जैसा कुछ नहीं किया, है ना, रटा जैसा कुछ नहीं किया, एक किस चीज़ समझी, माइनस प्लस का मतलब समझा, और फीलिंग आ रही कि हाँ यार पहले तीसरे में घट नहीं सर बढ़ ही रही है वो, हाँ माइनस में है, हाँ वो बढ़ ही रही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम कंटेनिंग डिस्टिंक्ट लाइंस ओवर डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड लाइन्स। जो लाइन्स निकलती है, जो हम देखते हैं जब एमिशन होता है तो उसी बोलते हैं स्पेक्ट्रम, अलग अलग लाइन ड्रॉप होती है। नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई उसने एक तो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, रदरफोर्ड क्या कह रहा था एक्सेलरेटेड है, लेकिन बोर ने क्या बताया स्टेबिलिटी है, और फिर लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, रदरफोर्ड में नहीं, नॉट रदरफोर्ड, ये सब बोर का बताया गया, रदरफोर्ड नहीं है तो मतलब क्या है वो बोर ने बताया, अपडेट वाला लेंगे ना। तो वाई इज एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल यूज्ड इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वाई इज एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल, क्यों एक्सट्रीमली, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, थिन बिल्कुल क्यों यूज किया, टू मेक श्योर दैट अल्फा पार्टिकल सफर ए सिंगल कॉलिजन विद टारगेट एटम, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, ये डालोगे r इज इक्वल टू दिस, वेयर इज द रेडियस, दिस इज योर रेडियस, ये देखो r इज इक्वल टू 5.3 इसका बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो जेड में क्या डालोगे 1 डालोगे, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 0.5, और n में भी 1, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, n मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, z मतलब हाइड्रोजन हो गया। अब कौन सा ऑर्बिट का पूछ रहा हो, n डालो, पहले ऑर्बिट तो 1 डाल दो, 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, पहले ऑर्बिट के, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट। यार एम वी इज सीधे फॉर्मूला डालो ना, एम वी आर स्क्वायर, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, है ना, ये तो फॉर्मूला।
हमें निकालना है क्या है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, मतलब NH/2 निकालना है। MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब इसको मत तोड़ देना, ये तो यही तो निकालना है, MVR ही तो निकालना है, M नहीं निकालना है, V नहीं निकालना है, R नहीं निकालना है, MVR निकालना है। क्या निकालना है, तो MVR निकालना है। तो N में कौन सा ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की, तो N में 3 डाल दो, H का में प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू डाल देना, और 2 नीचे रहेगा, तो बस सीधे ये आ जाएगा। H को इन्होंने ये नहीं किया, ओपन नहीं किया है, तो इसमें दिखा दिया 3H/2। सही है, सही है। हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when it is orbiting in the second Bohr orbit of hydrogen atom? कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंड ऑर्बिट, वही डाल देना यार, अगर वो किसमें है, 2H/2 नहीं, हाँ देखो, हाउ मच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ 2H/2 पर 2H अपॉन, मतलब यहाँ पे 2 कट जाएगा, N में 2 डाल देना, 2 कट जाएगा, H/π आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर साइज ऑफ एटम, 10 साइज ऑफ एटम क्या है, 10 की पावर, ऑर्डर मतलब ऐसे देना है तुम्हें, 10 की पावर -10 मीटर, ये एटम का क्या होता है, साइज होता है। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, व्हाट इज द चार्ज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर लो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट है ना, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड माइनस फर्स्ट कर लो, फर्स्ट थर्ड माइनस फर्स्ट कर लो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज ही दिखाना है, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, जब वर्ड आ जाए चेंज, अब वो तुम थर्ड -1 करो, 1 - थर्ड करो, चेंज में माइनस दिखाने की जरूरत, आंसर माइनस में दिखाने की जरूरत नहीं है ना। कोई रेट है 10 रुपये की चीज़ है, 2 रुपये बढ़ा या 2 रुपये घटा, तो -2 +2 नहीं दिखाओ, 2 रुपये बढ़ गया बोल देंगे, 2 रुपये घट गया बोल देंगे, तो वही है। तो NH/2 फॉर्मूला, तो एक में 3 डालो, H/2 माइनस एक में 1 डालो, H/2 कॉमन नहीं है, 3 - 1 2, H/π आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है छोटा सा। अब देखो, नेम द सीरीज इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम विच फॉल इन द अल्ट्रावायलेट लेमैन, ठीक है ना। उसके बाद विजिबल विजिबल में जो बाल्मेर सीरीज होगा वो विजिबल होगा, विजिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके आगे जितने भी रहेगा सब इंफ्रारेड आ जाएगा, करेक्ट है। जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटम मॉडल एंड बोर एटम मॉडल। रदरफोर्ड बोर में रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी बताया था कि एक्सेलरेशन में है, इसने बताया स्टेबिलिटी होता है, स्टेशनरी है ना, इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, ऐसा नहीं था, एनी ऑर्बिट मतलब है कि वैसे ऐसे करके एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेटेड कोई चार्ज है तो रेडिएट करता है, रेडिएट करेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी कम होगी तो अंदर ऑर्बिट में जम करता हो, नीचे अंदर न्यूक्लियर जाके टकरा जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड का मतलब ये कि सारे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, कोई भी ऑर्बिट में। बोर गन नहीं, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, जब उसे जम करना होगा, एक्साइट करना होगा या एनर्जी एमिट करोगे दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रेडिएट वेव नहीं, रेडिएट वेव ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि सिर्फ लाइन में अलग अलग है। कब अलग अलग होता है, जैसे जैसे जंप कर रहा है या नीचे आके ड्रॉप हो रहा है, वो अलग अलग हो जाती है लाइन। तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट वेव ऑफ ओनली डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, सो देयर स्पेक्ट्रम इज लाइन, स्पेक्ट्रम के लाइन में, अलग अलग से लाइन में। हाउ आर वेरियस लाइन्स ऑफ लेमैन सीरीज फॉर्म एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी। भाई ये बताया कि व्हेन H एटम और H लाइक एटम, लाइक हीलियम हुआ, अल्फा हुआ, एटम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्राउंड से अगर ऊपरी स्टेट में जा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ, ऊपर से नीचे आने में एमिशन होगा। सो एब्जॉर्प्शन लेमैन स्पेक्ट्रम फॉर्म कॉल्ड लेमैन एब्जॉर्प्शन सीरीज, दैट इज देखो रहेगा लेमैन मतलब पहला ये वाली लाइन कंटिन्यू ये रहेगी, जितने भी रहेंगे फर्स्ट में आगे गिरेंगे, अगर एमिट कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं फर्स्ट से आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो फर्स्ट से दूसरे में चला गया, फर्स्ट से तीसरे में चला गया, फर्स्ट से पांचवें में चला गया, तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना एनर्जी, इतनी एब्जॉर्ब की, इतनी एनर्जी,
जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो कितनी एनर्जी 13.6, यानी कि अगर हम आयोनाइज कराना है उसे, क्या कराना है, आयोनाइज। बाहर ही भेजना है, बाहर निकालना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे, बाहर चला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज। इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये देखो, ये एब्जॉर्प्शन वाला हो गया, एरो ऊपर ऐसे बने हुए हैं, ये एमिट वाला है, दूसरे पहले में आया, तीसरे पहले में आया, चौथे पहले, पांचवें पहले से आया, ठीक है ना। ये एमिशन हो रहा है, इसमें एनर्जी हमें देना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी देना पड़ रहा है, एच न्यू, एच न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, एनर्जी का फॉर्मूला यही है ना, एच न्यू। फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी को बदलो दो, फॉर्म चेंज करो दो, तो बस ये हो गया। नेक्स्ट, Lemon series of hydrogen is found both in emission and absorption spectrum of hydrogen, while Balmer series found only emission spectrum। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार लेमैन में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों दिखा रहे हैं सीरीज, लेकिन बाल्मर में सिर्फ एमिशन दिखा रहे हैं। तो लेमैन सीरीज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर। भाई ग्राउंड में लेमैन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में है, ये ग्राउंड में आ गए हैं, मतलब ग्राउंड पे मिल रहे हैं हमें। बाल्मर में ग्राउंड के बाल्मर सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। तो वाइल बाल्मर सीरीज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू हायर। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब नॉट ग्राउंड स्टेट, ओके, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होना मतलब सेकेंड ऑर्बिट होना, पहला तो बिल्कुल ग्राउंड ही हो गया। तो पहला अगर हम एक्साइटेड बोलेंगे तो दूसरी ऑर्बिट हो जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट को पहला एक्साइटमेंट बोला जाएगा। भाई सोचो ना, यहाँ पर थे ग्राउंड में, तो पहला, ये पहली ऑर्बिट में थे हम लोग, जब हम पहली बार एक्साइट होंगे तो दूसरे वाले ऑर्बिट में जाएंगे ना, तो ये फर्स्ट एक्साइटमेंट वाला स्टेज होगा, एक पहला एक्साइटमेंट स्टेट होगा। एज एटम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ओनली, ये था मेन। भाई बाल्मर में क्यों नहीं बन रही, बाल्मर ग्राउंड में तो है ही नहीं, बाल्मर तो सेकेंड से स्टार्ट है। बाल्मर में ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन है, ये लेमन की ही एमिशन, ठीक है, ये हटा, समझ गया ना, ये दो एक ही है, एक एमिशन, एक एमिशन, एक एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है बस। तो बाल्मर में कहा मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सेकेंड, पहले में है ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कहाँ से कराया जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से, तो ग्राउंड में है ही नहीं है, इसीलिए इसकी एब्जॉर्प्शन सीरीज है ही नहीं बाल्मर की या किसी और आगे की, ऊपर जा ही नहीं रहा। जो लेमन में है कि जो लेमन में नीचे से ऊपर भेज सकते हो, क्योंकि ग्राउंड में है वो, बाल्मर ग्राउंड में है ही नहीं, बाल्मर सेकेंड ऑर्बिट में आकर रुक जाता है। तो भाई यही रीज़न है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इज ग्राउंड स्टेट फाउंड टू बी दिस, ठीक है, एक तो ये बताना है, ठीक है, ये है। तो अब करना क्या क्या, देखो, ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड मार्क द वैल्यूज एनर्जी दैट इज n इज इक्वल टू एन, n इज इक्वल इन्फिनाइट, 2 से इन्फिनाइट पे जाना है। और ठीक है, एनर्जी किससे निकालनी है, 2 से। ऑब्टेन द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन ईवी। देखो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की, कहाँ से, वाले, ठीक है, कहाँ से बात हो रही, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है ना। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब वो इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट में आया है, तभी जो एनर्जी 13.6 क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सारे ऑर्बिट से बाहर निकालना है, उखाड़ना है इलेक्ट्रॉन, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे, निकल आएगा बाहर, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। अब हाइड्रोजन के लिए हमें पता है कि कैसे एनर्जी निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या था, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ई वी, यही था फार्मूला। अब तुम्हें जिस ऑर्बिट में जाना है उसका एन डालो, तो वहाँ के लिए एनर्जी आ जाएगी 3.4, 1.5 पर 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये बेसिक फार्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन, ओके।
तो n डालते हो एनर्जी आती जाएगी, ठीक, इतनी एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जा रही है। 13 माइनस 13.6 से n में 1 डालोगे तो माइनस 13.6 हो गया ग्राउंड स्टेट में, 2 डाल दोगे तो माइनस 3.4 एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी हमने एनर्जी दी 2 में पहुंच गया, ये बढ़ रही है? सेकेंड पार्ट तो ऑब्टेन मैक्सिमम एनर्जी फोटोन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम इन ईवी। तो ईवी के लिए भाई पूरा फॉर्मूला मार देना, आएगा वही 13.6 मैक्सिमम जो होती है 1/n² 1/n1 फाइनल माइनस इनिशियल था, फाइनल में इन्फिनाइट ये छोटा मैंने क्या कहता है यहाँ पे क्या डालना है, छोटा डालना है, यहाँ पे बड़ा, छोटा हो गया 1, बड़े के लिए इन्फिनाइट हो गया, तो 1/इन्फिनाइट 1/इन्फिनाइट की वैल्यू होती है 0, 1/1 1 ही रहेगा, हटा दो ब्रैकेट, बाहर RH की वैल्यू क्या होती है 13.6 होती है RH की वैल्यू, तो 13.6 आ गया मैक्सिमम। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। चलो डायग्राम वाले यार ये तो बताया गया, डायग्राम तो पूछा गया, छोड़ो से कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ऑन एन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन शोन बाय डाउनवर्ड और अपवर्ड एरो ए ट्रांजिशन विच रिजल्ट इन। अब देखो ये बताएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बताओ, बाल्मर में एमिशन ये वाली हो गई, एमिशन लाइन ऑफ लेमैन, एमिशन मतलब होता है नीचे आना, एनर्जी छोड़ना, एनर्जी से ड्रॉप लग गया, खून निकल रहा है, दिखाओ खून, कैमरे में खून दिखा दो अपना ब्लड, लोगों को लगना चाहिए ना कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई हो रही है, खून की नदियाँ बहा दी तुमने, तो लाल पेन लगा दिया तुमने। ठीक है, तो ये तुम्हें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बना देना यार, एमिशन ऑफ लाइन बाल्मर सीरीज ऐसे देना 1, यहाँ पे पहला गैप ज़्यादा देना, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, पहला गैप क्या देना, ज़्यादा देना 2 के लिए, फिर 2 से 3 थोड़ा कम गैप, 3 से 4 तो और कम गैप, यहाँ कम गैप होता जाएगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा फिर नहीं लगेगी आगे चल के, दूसरे से पहले में ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो बस लेमैन सीरीज का एमिशन एब्जॉर्प्शन और बाल्मर सीरीज का एमिशन डायग्राम दिखा देना। यहाँ लिख देना कि अगर डायग्राम बनाने का है कि एब्जॉर्प्शन सीरीज है, ऊपर जा रहा है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है। द रेडियस से क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज r0, ठीक है, r0, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट एंड व्हाट ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम। तो तुम्हें कुल मिला के रेडियस निकालना है किसका, सेकेंड ऑर्बिट का। तो फॉर्मूला क्या है रेडियस का, फॉर्मूला में अच्छी तरह पता है, r = n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z(e²), क्योंकि हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं तो z में 1 डाल लेंगे, z में क्या डाल लेंगे 1 में, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बातें हो रही हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बातें हो रही हैं तो n की जगह क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, ठीक है ना। हीलियम की बातें बाद में, ठीक है, चलो पहले हाइड्रोजन की बातें करना। तो वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो भाई, पहले की तो r0 दिया है ना तुम्हें कंपैरेटिवली, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस कितना है r0, ठीक है भाई, z में 1 डालोगे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, n² में 1 डालोगे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, यानी कि जो r0 है वो किसकी वैल्यू है, h² एप्सिलॉन नॉट पाई m z(e²) की वैल्यू है, और z भी 1 हटा दो, z हटा दो, n गैप कर दो 1 1 के लिए, एक तो z 1 क्यों, हाइड्रोजन है, n 1 क्यों, क्योंकि पहले ऑर्बिट है, यानी r जो नॉट दिया पहला ऑर्बिट का दिया है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो यानी कि जो r0 की वैल्यू कितनी है h², ये दोनों गैप कर दो पिक्चर से, h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e², ये किसकी वैल्यू है r0 की, हाँ वो पहले ऑर्बिट की वही हुई r0 की, यानी सेकंड के लिए, यानी यहाँ पे r0 डाल सकते हो तुम इस पूरी जगह, सेकंड के लिए यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि जो r2 हो रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ r0 हो रहा है भाई। देखो
भाई अगर हम रेडियस 1 की बात करें तो पहले ऑर्बिट की 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम 1 का 1 क्योंकि हाइड्रोजन ई स्क्वायर, तो 1 का कुछ इस कैलकुलेशन में 1 कोई फर्क डाल रहा है? नहीं डाल रहा है। और पहले ऑर्बिट की रेडियस कितना थी? आर नॉट, यानी कि आर नॉट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली इतनी है सिर्फ इस कैलकुलेशन के हिसाब से, यही तो है आर नॉट। ठीक है, यानी सेकेंड, यानी इसकी जगह जब हम सेकेंड की डालेंगे, सेकेंड फॉर्मूला डालोगे तुम 2 का स्क्वायर, सेकेंड 2 स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, मतलब एन स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वैसे लिख दो, पाई एम वैसे लिख दो, ई स्क्वायर वैसे लिख दो, और जेड में भी 1 ही रहने वाला है क्योंकि हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यानी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं? आर नॉट ले लो। ठीक है ना, आर नॉट, तो यही आ गया R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इसकी जगह आर नॉट डाल दो। इससे पहले 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए ना, थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स है। 4 टाइम्स ऑफ आर नॉट हो जाएगा। अब हीलियम की बात हो रही है, हीलियम में यार जेड की वैल्यू डालना पड़ेगा। हाँ, हीलियम में जेड की वैल्यू डालना पड़ेगा। किसकी बात हो रही है? सिंगल सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर देंगे और डिवाइड बाई 4 सॉरी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हीलियम में कितने, उसका जेड कितना होता है? 2 होता है। तो पहले जेड को 1 ले रहे थे, लेकिन अब के बाद जेड को कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। यानी जो रेडियस आया था 4 आर नॉट डिवाइड बाई 2 कर दो बस, डिवाइड बाई तो हीलियम का जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो हो जाएगा 2 आर नॉट। ठीक है ना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। फिर वापस ड्रॉ द डायग्राम पूछ रहा है, वो कर लेना, कई बार कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, नहीं 50 फॉर्म बोर्स एनर्जी क्वांटिटाइजेशन फॉर्मूला डिटरमाइन द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद रखना, किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये याद रखना। यानी अगर हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम फ्रिक्वेंसी से फॉर्मूला डालें, फ्रिक्वेंसी इक्वल फॉर्मूला क्या था? आर सी, यही था ना, 1/n का स्क्वायर, हाँ 1 दे दो, तो यहाँ पे छोटा वाला लेना है हमें, 1/n स्क्वायर, यहाँ 2 दे दो, ये था फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का। अब ये f, अगर हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो ये f कम से कम आना चाहिए। तो ये f कम से कम, ये तो r और c, ये तो कांस्टेंट हटा दो, n ही से फर्क पड़ेगा। ये f कम से कम कब आएगा? जब इस ब्रैकेट की ओवरऑल वैल्यू कम होगी। इसका सॉल्यूशन 3 आ गया, इसका सॉल्यूशन 10 आ गया, 10 इंटू आर सी, इसका पूरा सॉल्यूशन 3 आया, 3 इंटू आर सी, तो 3 पे कम है। तो इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन अगर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कम आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, हमें चाहिए ज़्यादा पर, तो हमें चाहिए कम पर, क्योंकि हमें वेवलेंथ क्या दिखानी है? लार्जेस्ट। हमें वेवलेंथ क्या दिखानी है? यानी फ्रिक्वेंसी कम से कम हो, ये फ्रिक्वेंसी कम से कम आए, तो फ्रिक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। ओके, अब ये फ्रिक्वेंसी कम कब कम हो सकती है? जब इस ब्रैकेट की वैल्यू कम हो ओवरऑल, तभी फ्रिक्वेंसी कम आएगा। ओवरऑल इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कम हो अगर, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पूरा ब्रैकेट का, हम नीचे एन का, हम एन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, पूरा ब्रैकेट ले रहे हैं, अभी ब्रैकेट में आ रहे हैं हम लोग, रुको। यानी हमारा टारगेट क्या, इस ब्रैकेट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ओवरऑल वैल्यू कम कैसे होगी? कैसे कम करें? 1/n स्क्वायर माइनस 1/, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर कम है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या हो? कम हो, और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो कम से ज़्यादा माइनस करेंगे, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। कम से ज़्यादा को माइनस करोगे, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्योंकि n स्क्वायर डिवाइड में है, लॉजिक उल्टा लगा दो, लॉजिक क्या लगा दो? उल्टे लगा दो। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के लिए हमें पता है कि ये वाला n क्या रहने वाला है? ये वाला n 2 रहने वाला है। हाँ,
बालमन सीरीज एन हमेशा ठीक है, लेमैन में 1 होता है, 1 होता है इसमें 2, तो ये दूसरा वाला है या तो 3 हो या तो 4 हो या तो 5 हो या तो 6 हो, लेकिन हमें यह आंसर ओवरऑल कम से कम चाहिए, तो जस्ट 3 ले लेंगे हम। बट 2 और 3 में 1 का फर्क है कि ओवरऑल जब इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल कम रहेगी, जब ये ओवरऑल वैल्यू कम रहेगी एफ भी कम हो जाएगी, जब एफ कम हो जाएगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा, हमें लैम्डा ज़्यादा चाहिए। समझिए, ये है लॉजिक, थोड़ा मैथमेटिक्स दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1/2 सर यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट डालें, इन्फिनाइट डाल दो भाई, ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। हमें यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि ओवरऑल वैल्यू कम हो, तो बिल्कुल कम का फर्क से माइनस करा दिया, ठीक है। तो ये कम के फर्क से माइनस दिखाएंगे तो एफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम से कम आएगा, एफ कम से कम आएगा, मतलब लैम्डा ज़्यादा आएगा। एफ और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन होता है, एफ और लैम्डा में। इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला बदल दिया, एफ से नहीं लिया, फॉर्मूला कहाँ से लिया, 1/λ ले ले, तो यहाँ से सी गैप कर दो, क्या कर दो, सी गैप कर दो, 1/λ हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 1/λ इन्वर्स रिलेशन हो रहा है ना, ठीक है ना। तो कम से कम वाले में माइनस करना है तुम्हें, ऑर्बिट का कम से कम मतलब एक ही का फर्क होता है कम से कम में, है ना, वैसे माइनस करना है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट इन बल्ब। शॉर्ट ये इसी का उल्टा, शॉर्टेज के इसी का उल्टा। बाकी हमें मालूम है कम से कम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, शॉर्टेज वेवलेंथ। शॉर्टेज वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट इन्वर्स है भैया, सर ना फोड़ रहे हैं। हमेशा रिलेशन इक्वल टू से देखा जाता है मुन्नी, ऐसे नहीं देख सकते हो। लैम्डा को इधर लाके सोचो, लैम्डा तरह के नीचे आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा रिलेशन। हमेशा ऐसे आजू बाजू तो नहीं देखा जाता है, इक्वल टू इक्वेशन बनाओ, इक्वल टू तो करो, तो लैम्डा इधर नीचे आया तो फ्रिक्वेंसी लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन हो गया। शॉर्टेज वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, शॉर्टेज में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के लिए एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, एनर्जी अगर हम बढ़ा दें तभी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर लैम्डा को हम कांस्टेंट रख के लैम्डा निकाल दें, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है ना, समझ गया। इसको कांस्टेंट पकड़ लो, हटा दो अभी, क्योंकि इस पर तो खेल करना है हमें। यानी यार फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बात थी। कुल मिला के हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा आ जाए तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी ज़्यादा कैसे आएगी, ई मैक्स जब तुम ई इन्फिनाइट माइनस E2 कर दो। बाल्मेर की बात हो रही ना, बाल्मेर की। एक एनर्जी लेंगे 2 पर, एक एनर्जी क्या लेंगे 2 पर ही नहीं पड़ेगा एक एनर्जी, और एक एनर्जी कौन सा ऑर्बिट में ले, 3 पे ले अब की बार, कि बिल्कुल इन्फिनाइट पे ले लें। ये कॉन्सेप्ट है ना भाई। एक तो 2 तो तुम्हें एनर्जी दिखाना पड़ेगा ना बाल्मर के लिए, -E2 वो कंफ्यूज मत हो, इन्फिनाइट -E2 या E2 माइनस, वो रुको, हमें ई मैक्स चाहिए मैक्सिमम। हमें ई मैक्स क्यों चाहिए, ई मैक्स क्यों चाहिए, हमने फॉर्मूला बता दिया। हमें शॉर्टेज वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ कांस्टेंट हटा दो। एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर हम एनर्जी बढ़ा दें तो फ्रिक्वेंसी भी, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो लैम्डा कम से कम हो जाएगा, यानी हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब हम बाल्मर सीरीज में बहुत ज़्यादा की एनर्जी को बहुत कम से माइनस करें तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इनफिनाइट -E2, अब E1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बाल्मर है, तो इनफिनाइट से अगर E2 को माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। तो इनफिनाइट में कितनी एनर्जी होती है, 0। सर इनफिनाइट 0, ये तो बहुत कम है भाई। बाकी नंबर तो माइनस में है ना, तो 0 मैक्सिमम नहीं हो गया। बाकी नंबर किस में है, माइनस में है, तो 0 ही मैक्सिमम है एक्चुअली, है ना, 0 ही मैक्सिमम। तो इनफिनाइट में 0 होती है, और ग्राउंड स्टेट में 13.6 होती है। ग्राउंड में 13.6 होती है, और 2 में कितनी होती है, 3.4। हाँ वो ले सकते हो, ठीक है ना। तो 0 माइनस इन ब्रैकेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बाल्मर सीरीज में अगर शॉर्टेज जो वेवलेंथ है
उसके लिए आपको इतनी एनर्जी लगेगी। अब इसके बाद अब यार बोला सीधा सीधा डाल लो, क्या बोला है, लैम्डा हमें निकालना है लैम्डा, हमें एनर्जी मिल गई, क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला था, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की जगह हम क्या डाल देंगे, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकालना, लैम्डा इधर रख लो, एच इंटू सी बाई ई निकाल लिया 3.4 और एच इंटू सी कर देना, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू डाल देना, सी तुम्हारी लाइट ऑफ स्पीड डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एच सी का आंसर 12375 ये रखना चाहिए, समझिए।